तो आज हमारे साथ हैं सब जेल गंज बासोदा के जेलर श्री आलोक कुमार भार्गव जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दी इंडियन टॉक्स में। धन्यवाद। तो सर आपने ये जेल डिपार्टमेंट में कब से ज्वाइन करा है? मैं वर्ष 2013 में पीएससी के माध्यम से इस डिपार्टमेंट में आया हूँ। उससे पूर्व मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था और शासकीय सेवा मेरी लगभग 21 साल की पूरी हो चुकी है। अच्छा, तो आपने मतलब जेल डिपार्टमेंट कितने साल हो गए आपको टोटल? मुझे लगभग 12 साल हुए। लगभग 12 साल। अच्छा, ठीक है सर। अपने पास अब ये पॉडकास्ट के माध्यम से अपने पास बहुत ऐसे सवाल हैं जो कि अभी तक ना पूछे गए हैं, है ना। वो उन सवालों की जो युवा इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को इनमें रुचि है, उन लोग के लिए बहुत प्रेरणादायक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो अपन उस चीज़ को चालू करते हैं। सर मेरा आपसे एक पहला सवाल है कि जेल में जो कैदी होते हैं जी, उनका डेली रूटीन क्या होता है? देखिए जेल में कैदियों का डेली रूटीन सुबह जेल खुलने के साथ जो लगभग हम सूर्योदय के बाद चालू करते हैं उससे उनका रूटीन चालू हो जाता है। सबसे पहले हम बंदियों को बाहर निकाल कर उनकी गिनती करते हैं ताकि मिलान कर सकें कि कोई बंदी रात में फरार तो नहीं हो गया, कोई मिस तो नहीं हो गया है। इसके बाद उनकी सामूहिक रूप से प्रार्थना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान कराया जाता है। फिर अपने दैनिक क्रियाओं से फ्री होने के बाद उनको लगभग 7:30 के आसपास चाय और नाश्ते का व्यवस्था की जाती है। अच्छा, तो उसके बाद अपने नहाने वगैरह का जो कार्यक्रम रहता है वो लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक चलता है। इसी बीच उनकी सामान्य रूप से उनकी मुलाकातें आने चालू हो जाती हैं। प्रत्यक्ष मुलाकात भी आती है और साथ में टेलीफोन के माध्यम से भी उनकी मुलाकातें कराई जाती हैं, जिसकी प्रक्रिया लगभग 1:30 बजे तक चलती है। इसी बीच ऑफिस के दैनिक क्रिया भी चलती रहती है। लगभग 1:30 बजे से लेकर 4:30 से 5 बजे तक सारे बंदियों को जेल में बंद रखा जाता है। वह समय उनके सामान्यतः आराम का होता है और इसी बीच उनको दोपहर में एक बार चाय और दी जाती है। 4:30 के बाद उनको फिर जेल से निकाला जाता है। उसके बाद उनका शाम का खाना लगभग 5 बजे के आसपास होता है और 1-1.5 घंटे उनको घूमने फिरने के लिए शाम को अपने जो उनका एक क्षेत्र रहता है उसमें घूमने के लिए उनको दिया जाता है। और सूर्य डूबने से पहले उन जेल बंद होने की कार्रवाई और रिहाई की कार्रवाई की जाती है। मतलब मेरे ख्याल से कि कैदियों का एक वो विकसित भी हो, उनकी क्या बोलते हैं दिनचर्या के, उससे उनको एक डिसिप्लिन में लाया जाता है। हाँ, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है कैदियों के लिए भी और स्टाफ के लिए भी। उसका मोटिव भी वही है मेरे ख्याल से, जो को टाइम मतलब पाबंदी है कि इतने समय से इतना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। देखिए जेल में जो बंद प्रिजनर्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं समाज के विरोध में जाके ही जेल के अंदर आते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे काम किए होते हैं समाज के हित में नहीं है, इसलिए जेल में लाने का उद्देश्य ही उनको सुधारना हो गया है। और सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो डिसिप्लिन। यदि व्यक्ति डिसिप्लिन रहेगा तो उसमें सुधार बहुत जल्दी आएगा। अच्छा, और जैसे जेल वगैरह में कुछ फंक्शंस वगैरह कैदियों के लिए क्या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज होता है क्या? हाँ, जेल में पूरा प्रयास किया जाता है कि कैदियों के धार्मिक, सामाजिक और मनोरंजन की दृष्टि से हम समय समय पर कार्य कराते रहे। तो ये कार्य जो है सिर्फ किसी दिवाली आई, होली आई, उस टाइम करते हैं कि कभी भी कुछ ऐसा? नहीं, ये तो कार्यक्रम होते ही हैं। होली दिवाली पर तो परंपरागत रूप से हम बढ़िया अच्छी तरह त्यौहार मनाते हैं। इसके अलावा हम एनजीओ के माध्यम से या गायत्री परिवार हुए, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम हुए या अन्य कोई भी एनजीओ के माध्यम से सभी प्रकार के कार्यक्रम कराते हैं, चाहे उसमें योग हो या उनके सुंदरकांड हो या किसी कथावाचक की कथाओं का प्रोग्राम हो, सभी। कभी आपके द्वारा आपकी जेल में कुछ खास कराया हो, कुछ ऐसा? देखिए सामान्य रूप से तो सभी जेलों में समान रूप से काम होते हैं, लेकिन मेरे कार्यकाल में मेरी जेल को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, जो कि शायद सब जेल श्रेणी की जेलों में ऑल इंडिया में पहले या दूसरे नंबर पे है। बहुत अच्छी बात है। वो तो मतलब ऐसा कि अपन ने वैसा कुछ कार्य जो दूसरी जेलों में ना हो, सिर्फ आपने कुछ किया, ऐसा कुछ मतलब कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, कर सकते हो, किया भी है। जैसे जब कोरोना काल था और मुलाकात चालू कर दी गई थी, प्रत्यक्ष मुलाकात, जो परिवारजन आते हैं उनकी मुलाकात के लिए मैंने खुद अपनी तरफ से जो उनके परिवारजनों के लिए मास्क वितरित किए थे। तो ये मैंने इसको जैसे काम किए हैं और प्रयास किया जाता है कि उनके परिवार वालों को भी ध्यान रखा जाए और साथ में बंदियों के लिए सारी बेहतर सुविधाएं दी जाए। अच्छा, जैसे जो बंदी आते हैं वो लोग फिर पैरोल या फरलो के लिए अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पैरोल और फरलो में? देखिए अपने यहाँ अभी तक फरलो चालू नहीं हुई है। जो हमारा नया जेल मैनुअल बन रहा है उसमें फरलो हमने प्रावधान रखा है। वर्तमान में पैरोल का ही प्रावधान है। पैरोल की प्रक्रिया में है कि जो बंदी लगभग 2 साल
जेल में निरुद्ध रह जाता है। उसके बाद एक सामान्य रूप से आवेदन देता है। पहला आवेदन डीएम के पास जाता है, वो पहली उसकी पैरोल स्वीकृत करते हैं। उसके बाद उसकी सारी आगामी पैरोल जेल विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। इसमें एक व्यक्ति 1 साल में 14 दिन घर पे रहने के लिए और 2 दिन उसके ट्रैवलिंग के लिए, ऐसे 16 दिन एक बार में, कुल साल में 3 बार अपने घर पर जा सकता है। यही अभी अपने यहाँ पैरोल की प्रक्रिया चालू है। फरलो अभी चालू नहीं की है, ये पैरोल की तरह प्रक्रिया होगी, लेकिन इसमें 1 दिन से लेकर 15 दिन तक अच्छा, जो भी शासन स्वीकृत करेगा उतने दिन के लिए घर जा सकेगा। ठीक है। और आपके कार्यकाल में ऐसा कुछ खास हुआ हो जो कि हमें जानना चाहिए, कि अनयूजुअल कुछ, मतलब ऐसा जो कि ना होता हो? ऐसा देखिए, कुछ हुआ है कभी सामान्यतः कार्यकाल कुछ में आपके? अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के अनुभव रहे मेरे जी कार्यकाल जी, में। अनुभव आपके। जैसे एक अक्टूबर 2016 में जो सिमी की घटना हुई थी, वो मेरे कार्यकाल की बहुत ही दुखद और भयावह घटना थी। इसके अलावा बंदियों के लिए हम जो सामान्यतः कई बार कार्य करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ होती हैं बिल्कुल नियम में तो नहीं होती, लेकिन हमें करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैं भोपाल जेल में था, तो एक विक्षिप्त सी महिला थी, वो मुलाकात के लिए अपने परिजनों से आई। वो लगभग 3 या 4 महीने से लगातार चक्कर काट रही थी, उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। क्योंकि उसको ना तो ये पूरी तरह मालूम था कि उसका भाई जेल में है, और ना ही उसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड था। जब मैं बाहर राउंड पर गया, मुझे इस बात की जानकारी लगी कि वो विक्षिप्त सी महिला है, उसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, और ये भी उसको नहीं मालूम कि उसका परिजन जेल के अंदर है कि नहीं है। मैंने खुद ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके अंदर जानकारी लगवाई, उसके भाई से कंफर्म कराया कि उसी की बहन है। उसके बाद आईडी प्रूफ ना होने के बाद मैंने अपने नाम से उसको एंट्री दी कि आप मेरा नाम नोट करें कि मैं इसकी अनुमति देता हूँ, इसकी मुलाकात कराई जाए। तो कई महीनों से चक्कर लगाने के बाद उस महिला की अपने भाई से मुलाकात हुई। ऐसे छोटे छोटे केस होते रहते हैं, तो कई बार करने में एक सुकून भी महसूस होता है, और अपने किसी पद पे होने का एक गौरव भी अनुभव होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जैसे आपने सिमी कांड के बारे में बताया, तो एक बार आप मेरे दर्शकों को बता सकते हैं कि सिमी कांड था क्या, हुआ क्या था? देखिए, ये दिवाली की रात थी, अक्टूबर शायद 31 अक्टूबर की रात थी, 2016 की घटना है। तो रात्रि में लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास 8 सिमी बंदी हमारे जो सेल रहती है पृथक कक्ष, उससे फरार हो गए थे, और इसी फरारी के दौरान उन्होंने हमारे एक प्रहरी की हत्या भी कर दी थी। बाद में उनको पुलिस ने घेर लिया था, और मुठभेड़ में उनका उसी दिन लगभग 12 बजे के आसपास इनकाउंटर हो गया था। वह जेल विभाग की सबसे बेहद खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। तो वो किसी को मार के फिर वो चले गए थे, तो उनको फिर मतलब आटो का एनकाउंटर कर दिया था? हाँ, इनकाउंटर मतलब जब उनको घेराबंदी की और उन्होंने सरेंडर नहीं किया, अच्छा, तो फिर दोनों तरफ से गोलाबारी, वो हथियार चलाए गए, अच्छा, जिसमें उनके पास भी हथियार थे? हाँ, उनको कहीं से प्रोवाइड हो गए थे। एक जांच का विषय है ये तो। जांच का विषय, सही बात। अच्छा, जो उसमें अधिकारी थे सिमी कांड में, उसमें क्या मतलब उनके ऊपर क्या कार्यवाही फिर हुई? शासन ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी, लेकिन अब चूंकि ये गोपनीय और शासकीय मामला है, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, तो कुछ लोग उसमें निलंबित भी हुए होंगे? जी हुए थे। उनका अभी के समय में क्या कुछ नहीं, ये हो रहा मेरी होगा? व्यक्तिगत जानकारी में नहीं है। अच्छा, ओके ओके, चलिए ठीक है। आज तक आपको किसी ने जेल के अंदर ब्राइब करने की, रिश्वत देने की कोशिश करी है क्या? देखिए, ये तो आमतौर पर होता है कि कई लोग किसी ना किसी बहाने अपना काम कराने के लिए कई प्रकार के हथकंडों का उपयोग करते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उससे दूर रहें। कई बार लोगों ने प्रयास किए, तो उनको समझा बुझाकर कि आपका ये काम नियम से हो सकता है या नहीं हो सकता, उनको संतुष्ट किया गया। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा ऐसा प्रयास नहीं किया। अच्छा, और जेल में कुछ ऐसे कॉमन केसेस जो कि मतलब जैसे अगर 100 लोग हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग मतलब किस केस में आते हैं अंदर? देखिए, अभी चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है कि जिन केसों में 7 साल तक की सजा होती है, उनको सामान्यतः थाने से ही छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार के केसेस तो अब जेल में आना लगभग बंद हो गए हैं। अभी वर्तमान में 302, 376 और आबकारी के जो केस हैं वो बहुत आ रहे हैं। नहीं, मैंने सुना है जैसे क्या बोलते हैं, जो चोरी वगैरह वाले केसेस हैं, हाँ, छोटे मोटे, तो वो भी जेल तक पहुंचते हैं क्या? हाँ, चोरी के आते हैं। 323, 324 जो पुरानी आईपीसी की धारा है, उसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, जैसे आप जेल में इतने समय से वो सब काम कर रहे हैं, इतना आपकी पूरी ड्यूटी, इतनी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी है, तो आप फैमिली वगैरह को कितना टाइम वगैरह क्या दे पाते होंगे? देखिए, ये तो एक मन में एक मतलब एक दुविधा रहती है, क्योंकि हमारी नौकरी में कोई अवकाश नहीं होता। अच्छा,
किसी भी त्यौहार का, चाहे होली हो, दिवाली हो, राखी हो या कोई संडे हो, किसी प्रकार के अवकाश की हमको पात्रता नहीं है। और सामान्यतः त्योहारों पर तो हमारी छुट्टियां बैन हो जाती हैं। तो वो तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए तो है ही एक कष्टप्रद बात, लेकिन परिवार वाले भी उससे सफ़र करते हैं। लेकिन यह है कि चूंकि अब शासन ने कोई दायित्व दिया है तो उसे करने में जो अनुभव या खुशी होती है उन सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ देती है। सही बात है। और जैसे जो मानव अधिकार आयोग वगैरह होते जी। हैं, क्या उनका जेल में कुछ इन्वॉल्वमेंट, कुछ हस्तक्षेप होता है क्या कभी? जी बिल्कुल होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए होते हैं जिन्हें हम अपनी संवैधानिक भाषा में मौलिक अधिकार कहते हैं और बृहद स्तर पर से मानव अधिकार कहते हैं। हर एक व्यक्ति को कुछ अधिकार है, जैसे रोटी, कपड़े, मकान की, उपचार की, शिक्षा की, ये सभी को प्राप्त होती हैं। लेकिन जेल में आने के बाद भी उससे कुछ मौलिक अधिकार या मानव अधिकार सुरक्षित रहते हैं, जिनमें उसके उपचार का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, वस्त्रों का अधिकार है। तो इन अधिकारों को हनन ना हो, इसलिए समय समय पर मानव अधिकार की संस्था है, चाहे राज्य स्तरीय हो चाहे राष्ट्रीय स्तर हो, वो निरीक्षण करते हैं, बंदियों से पूछताछ करते हैं। मेरे कार्यकाल के दौरान में मेरी बासौदा जेल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे श्री प्रियंका कानूनगो जी, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया था। ओके। और ये जो कैदी का खाना पीना वगैरह का रहता है, इसका क्या रूटीन में चलता है पूरा? देखिए, कैदी के खाने में जो नाश्ता है वो प्रतिदिन हम बदल बदल के देते हैं। सामान्यतः आलू, चना, पोहा, दलिया, इस प्रकार की 7 दिन 7 तरह के अलग अलग नाश्ते होते हैं। 2 टाइम चाय होती है, सुबह और शाम के समय। इसके अलावा भोजन में जो होता है एक दाल, जो सुबह और शाम में प्रतिदिन बदल कर दी जाती है। इसका साथ कोई भी एक सीजनेबल सब्जी वो उसमें सुबह और शाम में दी जाती है। अच्छा, जैसे कि आजकल बहुत सुनने में आता है, जैसे अपन जो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जो अधिकारी हैं वो कैदियों से अपने घरों में काम करा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ सही में है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है? देखिए, पहले क्या होता था तो जानकारी नहीं है, वर्तमान में नियम बहुत सख्त है। आप किसी भी बंदी से निजी तौर पर अपना कोई भी कार्य नहीं करा सकते। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे किसी अधिकारी का बंगला ही मान लो 10,000 या 20,000 स्क्वायर फीट में है, वहाँ सब्जी भाजी लगा दी या उसका मेंटेनेंस कर रहा है, जो कि जेल की प्रॉपर्टी है, उसके लिए आते हैं। तो कई बार लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि अधिकारी काम करने आए। अब 10,000 स्क्वायर फीट के बंगले में यदि कोई सब्जी लगी हुई है तो सब्जी जेल में जाएगी, इसकी विधिवत एंट्री होती है, उसके काम के लिए बाहर कमान निकाली जाती है। लेकिन बंगले के अंदर निजी कार्य के लिए कभी कोई अधिकारी बंदियों का उपयोग नहीं करता। तो जैसा कि आपने कहा था कि आपने कोविड के समय पे लोगों को मास्क बांटे थे, जी, है ना? तो कोविड के समय में ये मेरे ख्याल से ये सवाल कभी किसी ने उजागर नहीं किया कि जेलों में क्या हुआ था। देखिए, जब कोरोना के केसेस बढ़ने लगे तो सबसे पहले हमारे द्वारा ये काम किया गया कि जो नए आने वाले बंदी हैं उनको पुराने बंदियों से अलग रखा जाए। इसके लिए जैसे भोपाल, इंदौर जैसी जेलें हैं, वहाँ एक पृथक जेलें बना दी गई थी। जैसे हमारे यहाँ पुरानी जेल को जेल घोषित किया गया था, तो पूरे प्रयास किया गया था जो नए बंदी आए उनको संभावना है कि कोविड हो सकता है, उनसे पुराने बंदियों को अलग किया जाए। साथ ही हमने स्टाफ भी अलग अलग कर दिया था। लेकिन छोटी जेलों की बात करें, जैसे मेरी छोटी जेल है सब जेल सभी, वहाँ हमने उनका एक सेक्टर अलग निर्धारित कर दिया गया था। नए आने वाले बंदियों को लगभग 14 दिन हम अलग रखते थे, प्रतिदिन उनका तापमान चेक करते थे और जब कोई लक्षण नहीं दिखते थे तो 14 दिन बाद हम उनको निकाल कर सामान्य बंदियों के साथ कर देते थे। अच्छा, मतलब अगर कोविड के समय उनके परिवारजन कोई उनसे मिलने आ रहा है तो क्या उनको मिलने देते थे, कैसा क्या होता था? बीच में शासन ने इस पर पाबंदी लगा दी थी कि फिजिकल रूप से मुलाकात परिवारजनों की पूरी तरह बंद कर दी गई थी। इसका कारण ये भी था कि बाहर से पूरा ट्रैफिक, सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई थी, आना जाना बैन हो गया था। तो उस समय टेलीफोन से मुलाकात जो चलती थी वो विधिवत रूप से चलती रही और इसी के द्वारा उनकी मुलाकात होती थी। जैसे जब वो लोग जब मिलने आते थे, मतलब कोविड के समय भी कोई मिलने आते थे, तो उनमें कितना डिस्टेंस पे मिलते थे, वैसा कुछ? नहीं, कोविड के समय जब दूसरी लहर में कुछ हद तक हमने चालू की तो पहले तो हमने उनके हैंड वॉश करने आदि की व्यवस्थाएं भी हमने बाहर मुलाकात के आए परिजनों के लिए की थी ताकि हैंड वॉश वगैरह कर लें। इसके अलावा बंदी और उनके परिवारजनों के बीच एक टफन ग्लास होता था जिसके माध्यम से कोई भी संक्रमण ना फैल सके और दोनों तरफ इंटरकॉम रखे जाते थे। तो टफन ग्लास में एक दूसरे के सामने होते हुए इंटरकॉम के माध्यम से बातचीत करते। और कुछ लोग पॉजिटिव भी होते होंगे जी, उनके साथ क्या प्रक्रिया फिर करते थे? देखिए, यदि किसी बंदी में लक्षण पाए जाते थे उनका टेस्ट कराकर उनको तुरंत ही पृथक रूप से रखा जाता था और उनके बैरक में जितने भी बंदी होते थे उन सब का टेस्ट कराया जाता था
और उसके बाद जो उपचार डॉक्टर द्वारा दिया जाता था वो करने के बाद जब वो नॉर्मल हो जाते थे उनको पुराने अपने स्थान पर कर दिया जाता था। अच्छा, जैसे अपनी बात हुई थी कि सिमी कांड में कैदी भाग रहे थे, जी तो कभी कुछ ऐसा होता है कि कैदी अगर भाग रहे हो जी तो आप उनको शूट कर सकें, आप उन पे कुछ एक्शन मतलब ले जी सकें, जी। होता है ऐसा? देखिए, पहली बात तो है कि जेल के अंदर हथियार ले जाने की अनुमति ही नहीं है। अच्छा। ये बहुत गलत फहमी है जो इस फिल्मों में दिखाया जाता है कि हथियार लेकर अंदर ड्यूटी करें, ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। जेल के अंदर हथियार अलाउ ही नहीं है। केवल बाहर जो संतरी पे एक प्रहरी रहता है उसके पास सिर्फ राइफल होती है। यदि उसको ऐसा लगता है कि कोई बंदी भाग रहा है तो जो नियम है कि पहले आप उसको चेतावनी देंगे, उसके बाद हवाई फायर करेंगे, इसके बाद भी अगर वो नहीं रुकता तो आप पैरों में फायरिंग कर सकते हैं। वो केवल प्रहरी का है। इसके अलावा यदि किसी विशेष परिस्थिति में अधिकारियों को रिवॉल्वर या पिस्टल दी गई है तो उसके साथ भी यही नियम लागू होता तो मेरे ख्याल से ये तो पहली बार सबको जानने को मिला है, सुनने को मिला है कि जेल के अंदर हथियार लेके नहीं जाते पुलिस वाले भी। है। देखिए, आप सपोज करिए यदि मैं हथियार लेकर जेल के अंदर जाऊंगा, मेरे साथ कितने लोग होंगे? 1 या 2 प्रहरी होंगे। सही बात। अंदर कितने लगे हुए? 400-500 बंदी हैं। यदि वो किसी तरह मेरे ऊपर अटैक कर दें या मेरे हथियार छुड़ा लें तो किसी भी आसानी से जेल को ब्रेक कर सकते हैं वो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में सामान्य रूप से आप हथियार नहीं ले जा सकते। बहुत ही विषम परिस्थिति या अंदर बलवा वगैरह हो गया हो तो पर कुछ नियमों का पालन करते हुए अनुमति दी जाती है। कभी आपके कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि जो कैदी होते हैं वो कस्टडी में मृत्यु हो गई हो, उनकी कुछ दुर्घटना हो गई हो? देखिए, मेरे समय तो ऐसा नहीं हुआ है। ऐसी घटना लेकिन जेल में होती रहती है। अच्छा। चूँकि ऐसे भोपाल जेल की बात करें और जेलों पर जहाँ 3-3 4-4 हज़ार कैदी हैं, इसमें से वृद्ध भी होते हैं, बीमार भी होते हैं। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि एक प्राकृतिक या कई बार कुछ घटनाएं हो जाती हैं, व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो ये तो होता ही रहता है। खैर, अच्छा। और जेल में ऐसा अपन सुनते हैं कि जेल के अंदर पॉपुलेशन वाली बहुत प्रॉब्लम है जी कि एक सेल के अंदर इतने लोग होते हैं कि वो समा नहीं पाते। जैसे अपन ने दूसरे लोगों के पॉडकास्ट देखे होंगे, जी जी। उसमें भी वो लोग सबने बोला है कि जेल में इतना होता है कि आप करवट नहीं ले पाते, ये नहीं कर पाते। तो क्या सच बात है? देखिए, अब उन्होंने किन जेलों के बारे में बोला ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मध्य प्रदेश में ओवर क्राउडिंग तो है, परंतु ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े कि आपको करवट बदलने या उठने बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लगभग 26-27 हज़ार की कैपेसिटी है जेलों की, जिसमें 48 से 50 हज़ार कैदी है। तो ओवर क्राउडिंग तो सभी जगह है, लेकिन ऐसी स्थिति तो एमपी की मैंने किसी जेल में कभी नहीं सुनी। सर, एक और सवाल कि जो केंद्रीय जेल होती है, जी जो जिला जेल होती है, जो उप जेल होती है, इसमें कुछ खास अंतर क्या होता है? ऐसा कुछ? देखिए, सबसे निचले स्तर पर सामान्यतः तहसील स्तर पर उप जेल होती है, जिसे आप सब जेल बोलते हैं। इसमें उससे संबंधित जितने भी थाने होते हैं उनके अंडर ट्रायल बंदी आते हैं। साथ ही यदि किसी बंदी को सजा हो जाती है तो 5 साल तक की सजा वाले बंदी उस सब जेल में रह सकते हैं। यदि किसी बंदी को 10 साल तक की सजा होती है, 5 से 10 साल की, तो वह जिला जेल में रहता है। और जिसको आजीवन या 10 साल से ऊपर की सजा होती है उसको केंद्रीय जेल शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे अभी अपनी बात हुई थी कि कैदियों से काम करवाते हैं जी कैदियों, तो उससे एक आता है कि श्रम सजा। जी। श्रम सजा मतलब रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, ये क्या होता है और ये कैसे करवाया जाता है? देखिए, ये तो पहली बात तो इसके लिए जो संबंधित न्यायालय है वो एक विशेष आदेश पारित करता है। जी। उसमें लगता है कि व्यक्ति को इतनी साल की सजा है, सश्रम सजा। इसका अर्थ होता है कि उससे उस दौरान जेल में कार्य कराया जाएगा। तो सब जेलों पे, छोटी जेलों पे तो सामान्यतः कार्य नहीं होते, उद्योग नहीं होते। बड़ी जेलें हैं या कई डिस्ट्रिक्ट जेलें हैं, उन पे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। जैसे हम भोपाल जेल की बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस है, कंबल बनाने का काम है और फैब्रिकेशन का है। इस प्रकार की कई फैक्ट्रियां हैं, तो उनसे कार्य कराया जाता है। उसके एवज में उनको वेतन भी दिया जाता है। अच्छा, ये कुछ सुनने में आया था कि सजा में दिन और रात को कैसे काउंट किया जाता है? मतलब देखिए, ये तो आम जन में एक बहुत गलत धारणा है कि दिन और रात को एक साथ काउंट किया जाता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ जेल मैनुअल में यदि किसी व्यक्ति को सामान्य आजीवन पड़ती है, आजीवन 2 प्रकार की पड़ती है। जैसे मैं बताऊँ आपको, एक तो रहती है बंदी को आजीवन कारावास दिया जाता है, जिसका अर्थ हम लगाते हैं 20 साल से, जो जेल मैनुअल में प्रावधान है। एक जगह लिखा होता है आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन तक, तो उसको अपने आजीवन अच्छा, मृत्यु तक अपने जेल में ही रहना पड़ेगा। मतलब 2 टाइप के आजीवन होते हैं कि एक आजीवन 20 साल तक और एक आजीवन जब तक मृत्यु नहीं होती। जब तक मृत्यु न हो, वो स्पष्ट आदेश खुला होता है।
तो जो सामान्य आजीवन होता है इसमें 20 साल काउंट किए जाते हैं। उसमें व्यक्ति के अच्छे आचरण और कार्य करने के कारण उसकी कुछ सज़ा माफ़ हो जाती है। वो माफ़ होकर लगभग 14 दिन की सजा, 14 साल की सज़ा बचती है। क्या इसमें ऐसा होता है कि जो आजीवन वाला कैदी है जी, वो कभी कभी समय से पहले बाहर आ जाता है? हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उसकी आजीवन की सज़ा, इसको हम 20 साल काउंट कर रहे हैं, लेकिन वो जेल में काम करेगा, उसको 3 दिन की उसमें सज़ा माफ़ हो जाएगी। उसका आचरण यदि अच्छा रहता है तो 3 दिन उसके भी माफ़ हो जाएंगे। ऐसे कई कारणों से उसकी सज़ा माफ़ होती जाती है और लास्ट में उसकी सज़ा लगभग 14 साल की बचती है। तो इसलिए कई बार बाहर काउंट किया जाता है कि दिन रात काउंट कर लिए, इसलिए जल्दी छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है, वो माफ़ी का लाभ लेकर वो 14 साल में छूट जाता है। जो बहुत खतरनाक डेंजरस कैदी जो होते हैं उनके साथ क्या प्रक्रिया होती है, उनको कैसे क्या रखा जाता है? देखिए, खतरनाक कैदी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अपने इनमें आतंकवादी भी शामिल हैं और रेस्ट केसों में भी होते हैं। उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको अलग पृथक से रखा जाए। इनके लिए पूरा एक सिस्टम हमने डेवलप कर रखा है, जिसकी अलग संरचना है, अलग ड्यूटी वाले स्टाफ रहते हैं और सीसीटीवी और आदि सिक्योरिटी में उनको रखा जाता है। वो पूरी गोपनीय चीज़, इसको विस्तृत रूप से मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन उनके लिए आम कैदियों से अलग ही रखा जाता है। अच्छा, जेल में कितने टाइप के सेल्स होते हैं? जैसे आपने बोला ये जो एक टेररिस्ट टाइप कैदी है, और कितने टाइप के कुछ होते हैं? देखिए, अधिकांश जेलों में तो सामान्यतः एक ही प्रकार के सेल होते हैं जिसमें सेपरेट बंदियों को रखा जाता है। लेकिन भोपाल में अभी कुछ समय पहले एक अंडा सेल बन गई है, जो शायद इंडिया में दूसरी या तीसरी अंडा सेल है। अच्छा, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा है कि एक बहुत अंधेरे वाली जेल, उसमें कैदी को कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये भी तो मेरे ख्याल से टाइप्स हैं कि एक अंधेरे वाली ऐसा कुछ है क्या ये? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, तो केवल फिल्मों की बात है। फिल्मों की बात आजकल जैसे अभी आपने कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था मानवाधिकार वाला, हाँ। तो इसका निरीक्षण मानवाधिकार भी करता था। कहीं ऐसा नहीं है, बल्कि उनको ऐसी जगह रखा जाता है, उनको रोशनी की और हवा पानी की पूरी तरह व्यवस्था हो, साथ ही वो हर समय प्रहरी को देख सके, जिसके कारण कभी उसे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो प्रहरी को कॉल कर सकता है। जैसे फिल्मों की बात करी जाए तो फिल्मों में ये भी बताते हैं कि कैदी लोग जो हैं कभी मतलब बहुत उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, फोन मिल रहा है, टीवी मिल रही है, क्या ऐसा कुछ होता है? देखिए, टीवी तो अब सभी जगह है, सभी बैरकों में बंदियों के लिए टीवी है, डिश टीवी लगी हुई है, टेलीफोन में इनकमिंग की सुविधा है, परिवारजन सप्ताह में 2 बार अपने परिजनों से बात कर सकते हैं। तो लगभग सुविधाएं तो शासन ने प्रोवाइड कर दी हैं। और जहाँ मोबाइल की बात है, वो एमपी की कई जिलों में तो नहीं सुनने में आया, बाहर सुनने में आता, तो वो अब उनकी सुरक्षा में लापरवाही है, उसे अपने स्तर से वो देखें। अच्छा, तो ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट वाला जो वर्ड है, क्या ये सही में ऐसा? नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिलता। कई बार क्या होता है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सामान्य कैदियों को, जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, उनसे अलग रखें। उसमें ये नहीं देखें कि किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट देना है। तो एक सामान्य सी प्रोसेस, एक समाज का एक अच्छा व्यक्ति यदि किसी कारण से जेल आ गया है, चाहे चेक बाउंस का मामला हो या दहेज के मामले हो, उसको आप अगर हैबिचुअल क्रिमिनल्स के साथ रखेंगे तो वो तो उसके साथ अन्याय होगा। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि सामान्य बंदियों के साथ रखा जाए। इसको ये लोग बाहर की भाषा में वीआईपी ट्रीटमेंट बोलने लगते हैं। वीआईपी कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक मूवी के माध्यम से जो है, हाँ, अब देखो, उनको तो मसाला क्रिएट करना है और पैसा कमाना, तो वो तो बहुत सारी काल्पनिक बात रखी जाती है। सर, एक और क्वेश्चन आपसे कि जो जेल में कुछ कैदी जो कि बिना सजा, मतलब उनने कुछ गलती नहीं की हो पर जज ने उनको सजा सुना दी, तो उनका फिर क्या कैसा होता होगा? देखिए, ऐसे प्रकार तो सामने आते हैं। सामान्यतः भूमि संबंधी जो विवाद होते हैं या दहेज प्रथा वाले होते हैं, उनमें किसी एक की गुनाह होता है और सभी लोग आ जाते हैं, और कुछ ऐसे सबूत भी पेश कोर्ट में हो जाते हैं जिनके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा उनको सज़ा दी जाती है। तो इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जब कोई ऐसा प्रकरण आता है तो हम भी उसको, पहला बात तो ये, उसको मानसिक रूप से हम उसकी मदद करें। तो कई बार ऐसा व्यक्ति अवसाद में एकदम चला जाता है, हो सकता है वो कोई सुसाइड कमिट कर ले या कुछ गलत हरकत कर ले, तो उसे मानसिक रूप से हम उसको समझाइश देते हैं, उस पर निगरानी भी रखते हैं। इसके साथ ही उसे हाई कोर्ट में अपील करने के लिए पर्याप्त रूप से सहायता करते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता देते हैं। यदि कोई गरीब बंदी है जिसके पास वकील करने पैसे नहीं हो, तो हम शासन की योजनाओं के अंतर्गत उसको वकील प्रोवाइड कराते हैं और पूरे रूप से प्रयास करते हैं कि मानसिक रूप से वो मजबूत बना रहे। मतलब ये बोल सकते हैं कि आप मतलब जेल में जो है कैदियों की सुनते हैं अपन? देखिए, कैदियों की यदि हम नहीं सुनेंगे तो जेल में कौन सुनेगा? हम एक तरह से उनके गार्जियन हैं, उनका परिवार का कोई व्यक्ति उनके सुनने के लिए नहीं है। तो
24 घंटे आपको उनके बच्चों जैसी केयर करनी पड़ती है। उनको खाने की आपको व्यवस्था करनी है, उनके उपचार की व्यवस्था करनी है, मौसम के अनुरूप उनको वस्त्र की व्यवस्था करनी है। तो आप गार्जियन हैं, आपको तो सुनना पड़ेगी, आपकी ड्यूटी भी है और आपका कर्तव्य भी, मतलब एक तरह से तो वो तो हम करना पड़ता है। और अब किस व्यक्ति को कैसे सुनना है ये हमारे ऊपर है। यदि कोई व्यक्ति सीधा साधा है तो उससे हम भावनात्मक रूप से उससे बातचीत करते हैं, उसकी मानसिक स्थिति पढ़ते हैं। कोई क्रिमिनल्स है तो उसको थोड़ा सा हम नियमों का डर बताकर उसको काबू में करने का प्रयास करते हैं। हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग हिसाब से ट्रीट किया जाता है। ऐसा बहुत सुनने में आता है कि जेल में बहुत मौतें होती हैं, बहुत कैदी जो है एक दूसरे को मारते हैं, ऐसा कुछ। देखिए, ये घटनाएं, मौतें दो प्रकार से होती हैं हमारे यहाँ, एक प्राकृतिक और एक सुसाइड वाली। तो प्राकृतिक मौतें तो इसलिए होती हैं, ऐसे कई सेंट्रल जेल्स हैं या उपचार के लिए अन्य जेलों से बंदी आते हैं, उपचार के लिए आए, वृद्ध भी रहते हैं। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि यदि कोई गंभीर बीमारी है या वृद्ध है तो उसकी डेथ हो सकती है। आत्महत्या की घटनाएं होती हैं, साल में 1-2 होती हैं, बहुत कम होती हैं। और उसमें भी ये पाया गया कि कई बार जो उनको कपड़े प्रोवाइड कराए जाते हैं, चादर वगैरह, उनसे ही वो फांसी वगैरह लगा लेते हैं। तो एमपी में फिर भी अप्राकृतिक मृत्यु का जो है रेशो बहुत कम है। ये बोल सकते हैं कि जो बातें हैं कि जेल में मौत होती है, लोगों एक दूसरे को मारते हैं, विवाद तो होते हैं कई बार। बड़ी बड़ी जेलों में दो अलग विरोधी पक्ष अगर एक साथ जेल में आ जाते हैं तो उनके बीच कई बार विवाद होते भी हैं। लेकिन हम भी उस पर ध्यान रखते हैं कि एक ही प्रकार के व्यक्ति या जैसे एक ही केस में मान लो 4 लोग हैं, उनको अलग रखा जाए, या विरोधी पक्ष है तो उनको अलग रखा जाए। ये हमें हमेशा प्रयास करते हैं। हमने एक पॉडकास्ट में सुना था एक जेलर का कि उन्होंने जो है बोला था कि हफ्ते महीनों में 10-10, 15-15 मौतें तो होती रहती हैं जेल में। तो क्या नहीं, ये सच है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मिर्ची मसाला है? नहीं, बिल्कुल मिर्च, मतलब मैं तो अपनी एमपी की जेलों की बात करूँगा, ऐसा कहीं नहीं है। अच्छा। आप कभी पेपर उठा कर पढ़ सकते हैं, आपको कभी कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी। मतलब 2-3 महीने में एक आध कोई डेथ हो जाती है तो वो रहता है। बाकी स्वाभाविक है, अगर किसी की 80-90 साल उम्र है जो उपचार के लिए आया है तो वो तो प्राकृतिक मृत्यु, आप उसको नहीं रोक सकते। अननेचुरल डेथ तो बहुत लगभग ना के बराबर है। जी। और ये जो अपन मूवीज़ वगैरह में एक और चीज़ देखते हैं कि स्मगलिंग, जी, मतलब अवैध सामग्री वगैरह लेके आना, तो ये पॉसिबल होता है? देखिए, जेलों में इस प्रकार की घटनाएं छोटे रूप से होती रहती हैं। कई बार स्टाफ के माध्यम से, या कई बार जो बंदी पेशी पे जाते हैं या नए बंदी जो आमद में आते हैं उनके माध्यम से इस प्रकार के अनैतिक कार्य किए जाते हैं। उस पर लगातार नियंत्रण भी रखा जाता है और जो भी संबंधित होते हैं हम उन पर कार्रवाई करते हैं। इसके लिए हमने सघन तलाशी व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे आदि लगा रखे हैं, जैमर वगैरह भी है और स्कैनर है, तो पर्याप्त रूप से उन पर नियंत्रण किया जाता है। सर, ऐसा बहुत जगह सुना गया है, देखा गया है कि जो बड़े बड़े नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके द्वारा जेल की कार्रवाई में, जेल के इन्वायरमेंट में चेंजेस, तो ऐसा पॉसिबल सही में है कि हस्तक्षेप जो लोग करते हैं वो? देखिए, मैं बता दूं, अन्य विभागों की तुलना में जेल विभाग में ये लगभग ना के बराबर है, क्योंकि जेल पूरी तरह एक बंद व्यवस्था है। या भारी व्यक्तियों का प्रवेश और किसी प्रकार का हस्तक्षेप लगभग ना के बराबर होता है। फिर भी कई बार कुछ आते हैं तो उनको हम अपने जानकारी देकर के सर ये नियम में हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हम उनको संतुष्ट जरूर करते हैं। तो यहाँ तो ऐसा नहीं मिला मुझे देखने के लिए। एक और चीज़ बोलते हैं कि क्रिमिनल्स जो कैदी हैं वो अपना नेटवर्क जेल में आने के बाद भी कंटिन्यू रखते हैं, अब उनका गैंग वगैरह सब ऑपरेट होता था, तो क्या ये सही बात है? देखिए, एमपी जिलों के लिए तो पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि एमपी में गैंग और गैंगवार जैसी स्थिति या बहुत बड़े स्तर पर संगठित गिरोह कम है जेलों में। ये जरूर होता है कि यदि कोई हैबिचुअल क्रिमिनल बहुत समय से जेल में है और कोई नया बंदी जेल में आ जाता है तो उसे संपर्क स्थापित करके उसको इन्फ्लुएंस में लेकर उसका उपयोग बाहर में रिहा होने के बाद फिर करने लगती हैं। इस प्रकार की घटनाएं तो सामने आई हैं। जैसे जो घटना सामने आई थी लॉरेंस बिश्नोई वाली, जी, जिसपे उन्होंने सलमान खान को करा था, वो अपना गैंग चलाते हैं। हाँ, हाँ, तो ये तो सीधी बात है कि वो जेल से भी ऑपरेट कर पा रहे हैं। हाँ, ये उन जेलों में तो सुनने में आया है, परंतु ऐसी घटना मेरे अपने कार्यकाल में एमपी में तो कभी नहीं हुई। अच्छा, जब कैदियों को मौत की सज़ा सुनाई जाती है तब क्या प्रक्रिया आप लोग उसमें करते हैं? देखिए, मौत की सज़ा तो मध्य प्रदेश में बहुत सालों से नहीं सुनाई गई, और कई अधिकारी तो उसमें रिटायर्ड हो गए। लेकिन उसके लिए जब भी मौत की सज़ा सुनाई जाती है
तो उसे पर्याप्त बचाव के अवसर दिए जाते हैं। जहाँ भी अपील करना चाहता है, चाहे हाई कोर्ट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट हुआ, फिर राष्ट्रपति के बाद वो पूरी सुविधा उसको दी जाती है। तब तक उस पर विशेष निगरानी रखी जाती है और पूरा प्रयास किया जाता है कि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। तो आप कह रहे हैं कि एमपी में ही बहुत समय से ये जो मौत की सजा है वो दी नहीं गई है। हाँ, नहीं दी गई। और जब दी जाती थी तब क्या कुछ उनसे उनकी आखिरी इच्छा, लास्ट विश ऐसा कुछ पूछा था कि कैसे देखिए, क्या होता है? मेरा अनुभव भी नहीं है, मेरी ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं हुई, लेकिन सुनने में आता सामान्यतः इस प्रकार के बंदी अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आतुर तो रहता है कि मैं आखिरी समय अपने परिवार वालों से अच्छी तरह मिल लूँ। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये सुनने में आया। ठीक है। एक बहुत सबका फेवरेट क्वेश्चन जो सब लोग चाहते हैं सुनना कि नहीं ये तो पता ही होना चाहिए जी। आप एक जेलर की सैलरी क्या होती है, उसकी पेंशन क्या होती है, फिर उसके बाद? देखिए, सामान्यतः जो नए भर्ती होते हैं सहायक जेल अधीक्षक, उनका जो पुराना पे बैंड है वो 3600 का पे ग्रेड है और लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में नए सहायक अधीक्षक की अच्छा। वेतन निर्धारित होता है। लेकिन हमें उस बेस पर न जाते हुए अपनी जिम्मेदारी और अपना एक समाज में जो प्रतिष्ठा मिलती है उस पद पे आने के बाद कि आपको ऐसे लोगों को सुधारने का मौका मिल रहा है जो समाज में हमेशा एक विध्वंस फैलाने का काम करते हैं, तो अपने ऊपर गर्व जब महसूस होता है तो बाकी चीज़ें सब गौड़ हो जाती हैं। एक और क्वेश्चन सर, जैसे जो वुमेन प्रिजनर्स होते हैं, जो महिलाएं कैदी आती हैं, उनके साथ और पुरुष कैदियों के साथ बर्ताव में क्या क्या अलग चीज़ें होती हैं? देखिए, नियम तो सबके लिए समान है जो कॉमन रहते हैं, लेकिन प्रयास का किया ही जाता है कि महिला जो बंदी है उनको पुरुष बंदियों से पूरी तरह पृथक रखा जाता है और इस प्रकार रखा जाता है कि एक दूसरे को वो देख भी ना सकें। अच्छा। इवन उनके जो विशेष एरिया रहता है उसमें हमारा जाना, पुरुष का जाना प्रतिबंधित होता है। यदि हम भी उसमें जाएंगे निरीक्षण के लिए तो कोशिश करेंगे एक महिला अधिकारी कोई साथ में हो, तो पूरी तरह पृथक रखा जाता है। उनकी पूरी व्यवस्थाएं महिला अधिकारी द्वारा संभाली जाती है। और जो कि वो जो महिला कैदी होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं जी, उनके साथ कैसा बर्ताव, उनको कैसा पालन पोषण करा जाता है जेलों में? ये लगभग 6-7 साल तक के बच्चे महिलाओं के साथ रहते हैं, उनके साथ बंदियों से व्यवहार नहीं किया जाता क्योंकि वो बंदी नहीं है। तो उनकी जो बचपन में जो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, खेल खिलौने हुए, शिक्षा की व्यवस्था हुई, आंगनबाड़ी से टीकाकरण के कार्यक्रम हुए, वो सारे उनको कराए जाते हैं और प्रयास किया जाता है कि उनको ऐसा ना लगे जेल में बंद है, तो वो उनकी पूरी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है इसमें। अच्छा, जैसे किसी महिला कैदी को उम्र कैद की सजा हो और उनके बच्चा जो है जब वो बड़ा हो जाए तो उसको जेल के बाहर भेज दिया जाता है? जी हाँ, लगभग 6 साल तक का बच्चा अपनी माता के साथ रह सकता है। इसके बाद यदि उसके परिवार वाले चाहें तो उनके सुपुर्द कर दिया जाता है और यदि किसी महिला के परिवारजन नहीं ले जाना चाहें तो किसी सामाजिक संस्था NGO को दे दिया जाता है, वहाँ उसका पर विकास होता है। आपके द्वारा मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि जेल में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ तो जेल में हो, इम्प्रूवमेंट्स क्या होनी चाहिए जेल के? देखिए, जो इम्प्रूवमेंट होने चाहिए वो हम प्रयास कर भी रहे हैं और जो हमारा वर्तमान अभी जेल मैनुअल है वो 1968 का चल रहा था, नया जेल मैनुअल बनकर तैयार हो गया है और कभी भी लागू हो सकता है। उसमें सारे हमने प्रयास किए मूल रूप से बंदियों के लिए कि कई बार बंदी जब जेल से रिहा हो जाता है तो पुनः अपराध की ओर बढ़ जाता है, उसके पास कई साल जेल में रहने के बाद आय के स्रोत नहीं होते, तो हम पूरा प्रयास किए जा रहे हैं उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाए और ऐसी उसकी स्किल डेवलप किया है कि बाहर जाके वो अपना व्यवसाय कर सके और कोई काम कर सके। और इनकेस यदि वो सक्षम नहीं होता तो जेल विभाग की जिम्मेदारी होगी कि पूरा प्रयास करे कि उसको दोबारा रोजगार दिलाया जा सके। तो ऐसे कई प्रावधान हमने नए जेल मैनुअल में रखे हैं। ठीक है। ये जो खुली जेल और बंद जेल वाला चीज़ है मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, बंद जेल तो सामान्यतः आप सब लोग जानते हैं कि जो एक जेल एक निश्चित एरिया होता है उसके अंदर रहना वो बंद जेल कहलाता है। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट है जो बहुत साल पहले जो डाकू रहते थे उनके आत्मसमर्पण के बाद उनके लिए सुविधा दी गई थी। हमारे यहाँ मुगावली में थी खुली जेल, शायद लक्ष्मीपुर में भी थी, 3-4 खुली जेल थी, बाद में बंद कर दी गई। उसी कॉन्सेप्ट पे ये प्रयास किया गया कि जब कोई भी बंदी लगभग 14-15 साल जेल में रहता है, एकदम उसे जेल से बाहर निकाल दो तो सर्वाइव नहीं कर पाता, या तो भटक जाता है, दोबारा अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है। उस कंडीशन में यदि मैं आपको एक दूसरी भाषा में कहूँ तो असामाजिक लोगों के लिए समाज में जुड़ने का प्रथम चरण खुली जेल है। खुली जेल।
इसमें उसको जब उसकी सज़ा लगभग ख़त्म होने की आती है, 1 या 1.5 साल बचते हैं, तो उसे जेल से बाहर एक छोटी सी कॉलोनी होती है। इसमें कुछ एक रूम, एक किचन के क्वार्टर्स रहते हैं, 7-8 क्वार्टर रहते हैं। उनमें उनको रहने का मौका दिया जाता है कि आप आपकी जो लास्ट 1 साल की सज़ा बची है वो यहाँ रहकर काटेंगे। वो उसमें अपने परिवार को साथ रख सकते हैं। साथ ही उनको जेल से कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती। वो नगर पालिका सीमा में सुबह से लेकर शाम तक कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। वो चाहे तो कोई दुकान लगा सकते हैं, किसी के नौकरी कर सकते हैं। शाम को जेल बंद होने के समय जेल के अंदर आना पड़ेगा। उन्हें एक अलग अलग रूम दे दिया जाता है, वो अपने परिवार को उसमें साथ रख सकते हैं। मैंने गुजरात की एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें ये था कि जो कैदी हैं जी। वो जेल से बाहर आके सामान बेच रहे थे, वो भजिए बना रहे थे। बिल्कुल सही है। तो ये ऐसा होता है कि कैदियों को बाहर भेज के काम करवाया जाता है, उनको सैलरी मिलती नहीं, है? हम अपने मन से नहीं कराते। जब खुली जेल में आपको शिफ्ट कर दिया तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बचा हुआ 1 साल खुद कमाएं, खुद खाएं। अच्छा। तो उस बीच कई लोग चाट पकौड़े की दुकान खोल लेते हैं, कई लोग चाय की दुकान खोल लेते हैं। भोपाल जेल में कुछ लोगों को पेट्रोल पंप पे काम दिया हुआ है। जिसको जो भी करना हो, ये आपकी सुनता है। आप खुद कमाएंगे, अपना भरण पोषण करेंगे। जेल से आपको केवल एक रहने के लिए एक स्पेस दे दिया जाता है। जी। आपका कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि हम सबको पता होना चाहिए कि नहीं यार, ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस आपका, मतलब जो आपने सालों से अपनी सेवा दी है? देखिए, इस सेवा में सबसे बड़ी संतुष्टि या एक्सपीरियंस की बात करें, यही होता है कि हमें समाज को व्यवस्थित करने का मौका मिलता है। क्योंकि आप एक छोटी सी कल्पना कीजिए, जैसे भोपाल जेल की बात करें, लगभग 3-3.5 हज़ार कैदी यहाँ पर बंद हैं। यदि वो 3-3.5 हज़ार कैदी इस समय खुले में होते तो शहर की या राज्य की क्या स्थिति होती। तो हम अपने ऊपर एक बहुत बड़ा प्राउड महसूस करते हैं कि हम इस समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और जो समाज से के रास्ते से भटक गए हैं उनको दोबारा रास्ते पर लाने के लिए हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से दायित्व है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल। बहुत गर्व की बात है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं। आपका मोटिवेशन क्या रहा है आज तक का? तो मेरा मोटिवेशन शुरू से ये रहा था कि मैं शासकीय सेवा में जाऊंगा। मेरा पूरा परिवार, मेरे दादाजी, मेरे पिता, सभी शासकीय सेवा में थे। तो वही उद्देश्य पर मैंने काम किया, और मुझे इसलिए ये करना था कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ। यदि मैं व्यक्तिगत व्यवसाय करता या प्राइवेट जॉब करता तो मुझ में अपने आप में कमी सी महसूस होती कि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। प्रत्यक्ष रूप से करते तो सभी है, किसी न किसी रूप में देश सेवा ही करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मुझे काम करने का अवसर एक शासकीय सेवा में जाने के बाद ही मिल सकता था। तो वही मैंने शुरू से प्रयास किया, और आज इस मुकाम पे हूँ कि मुझे वो मौका ऊपर वाले की कृपा से मिल रहा है। सर, मतलब आपने पीसीएस क्लियर किया था? हाँ, अपने यहाँ मध्य प्रदेश में उसको पीएससी बोलते हैं। पीएससी सॉरी। तो पीएससी जब आपने क्लियर किया था तब आपको मतलब क्या पढ़ाई आपने की थी? आपको कितना समय लगा उसको क्लियर करने में? देखिए, ये मेरी लाइफ का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए कि जिस समय हमने ग्रेजुएशन कर रहे थे या 12th की थी, उस समय तक यही नहीं मालूम होता था कि नौकरियां कैसे लगती हैं। तो बहुत छोटी जगह पर हम रहते थे, संचार के साधन नहीं थे, जानकारियों का अभाव था, और नौकरियां लगभग ना के बराबर मिलती थी। तो हम, अगर सही बताऊं तो ग्रेजुएशन करने तक यही नहीं मालूम था कि नौकरी कैसे करना है, कहाँ करना है। जब हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, एग्ज़ाम दे दिया था, रिजल्ट नहीं आया था, तब तक विचार करते थे यार नौकरी कैसे लगेगी, क्या तरीका है उसका। क्योंकि उस समय विज्ञापन भी रोजगार निर्माण में आते थे, शायद आजकल लोग बाग जानते भी नहीं है वो। और किसी चीज़ का रिजल्ट आना होता था तो वो भी 7 दिन मालूम पड़ता था कि आप पास हुए कि फेल हुए, उसमें छपता था, कोई साधन नहीं थे। तो उस समय ये मालूम करना कि किस विभाग में विज्ञप्ति निकली है, कहाँ देना है, ये भी नहीं था। जब हमने ग्रेजुएशन कर लिया, पेपर हो गए थे, रिजल्ट नहीं आया था, तब ऐसे ही कुछ दोस्त बैठे हुए थे, अचानक विचार हुआ कि पीएससी करा जाए। और उस समय पीएससी का मतलब केवल एक ही पद होता था, डिप्टी कलेक्टर। जैसे आज अपन कहते हैं कि यूपीएससी मतलब आईएएस आईपीएस, बाकी पद पे कोई ध्यान नहीं देता। तो उस समय अचानक उस दोस्त ने बोला तो ऐसा लगा कि यार, मैंने कही ये तो गलत रास्ते में भटका रहा है अपन को, पॉसिबल नहीं है उस पद पे जाना। बहुत अपन छोटे क्लर्क मिलर का सोच रहे थे, कहीं रेलवे की जगह निकले या बैंकिंग की निकले। उसने कहा अपन एक बार देते हैं, तो उसने हमको रास्ते से भटका दिया। भटका क्या दिया, सही ट्रैक पे ले आया वो। सही ट्रैक पे। तो वो हमने पहली बार एग्जाम दिया और हो भी गया। लेकिन एक विडम्बना मानो या दुर्भाग्य मानो, उस समय गाइडेंस नहीं मिल पाते थे। इवन आपको एमपी में बुक्स भी नहीं मिल पाती थी कि आप एक अच्छी
पब्लिकेशन की बुक्स भी परचेज करके पढ़ पाओ। कई बार हमने अपने परिचितों से दिल्ली से बुक्स मंगाई, तो वही अनुभव की कमी, मार्गदर्शन की कमी और परिपक्व भी नहीं थे, तो वो हमने जो शुरू के जो कुछ हमारे अपॉर्चुनिटी मिली वो सब ऐसी जाती चली गई। तो लगभग 3-4 साल हमने तैयारी भी की, प्री निकला, मेंस नहीं निकला, कुछ हुआ, वो चलता रहा। इसी बीच गवर्नमेंट ने 5 साल तक विज्ञप्तियां बंद कर दी, कोई वैकेंसी गवर्नमेंट में नहीं आई। तो 3 साल हमने अपनी तरफ से ख़राब किए, 5 साल गवर्नमेंट ने जगह नहीं निकाली, 8 साल हुए। इसी बीच रेवेन्यू में जगह निकली पटवारी की, चूँकि हम पीएससी की तैयारी कर रहे थे, सौकिया देने चले गए, सिलेक्शन हो गया। वो किया तो हमने पढ़ाई वगैरह सब बंद कर दी, क्योंकि अब तो हो गई नौकरी, बहुत है, पर्याप्त है। 2004 में शादी हो गए, बच्चे हो गए, तो बिल्कुल छोड़ दिया। अचानक हमारे 2-3 मित्रों का अच्छी पोस्टों पर सिलेक्शन हुआ, फिर दोबारा से एक अंदर से ऐसी हुई कि एक बार और प्रयास करें। सब लोगों ने कहा आप क्या करोगे, इतना समय हो गया, शादी हुए, बच्चे हुए, जिम्मेदारी देखो अपनी, अब तो नहीं कर पाओगे। मैंने देखते हैं, तो हमने अपने घर को छोड़कर एक दूसरी कॉलोनी में हमने कमरा किराए से लिया। बड़ा घर था, 7-8 कमरे थे, सिर्फ इसलिए कि रिश्तेदारों अपने लोगों से परेशान ना हो। तो हम सुबह जाते, खाना खाने आते, फिर किराए से कमरा लेते, वहाँ पढ़ते, रात में फिर आते। ऐसे हमने फैमिली और नौकरी के साथ एडजस्टमेंट किया। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर हमारा सिलेक्शन हुआ, लगातार मैंने 3 इंटरव्यू दिए, 2009 की जो वैकेंसी थी उसमें पद मिला। उसके बाद ही मैंने प्रयास किया, लेकिन अब चूंकि फिर इस नौकरी के साथ समय नहीं मिल पाया, तो ये मेरी एक छोटी सी स्ट्रगल की कहानी। जब आपने ये एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करा था, आपके परिवार का जो मतलब उत्साह होगा वो कैसा था उस समय, कैसा देखिए, feel क्लियर आ रहा करने से पहले तो जो एक आम आदमी की सोच रहती है कि इन पदों पे अपन जैसे व्यक्ति नहीं जा सकते, वो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी था और हमारे पिताजी के मन में भी था। जब हमने पहली बार उनसे शायद 2000 रुपये फीस मांगी थी ट्यूशन की, उन्होंने कहा और कुछ देख लेते, क्लर्क वगैरह की या रेलवे की, डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि प्रयास करने दो। लेकिन जब नाम आया तब सबको लगा कि नहीं, कुछ अच्छा अचीवमेंट हुआ है, तो सबको खुशी हुई इसमें। जी जी। और जैसे आपने जेल विभाग में है आप, जी। तो जेल विभाग एग्जाम के लिए आपको मिलता है कि आप चयन करते हैं कि पुलिस विभाग, जेल विभाग, ऐसा? देखिए, इसमें एक मेरिट बनती है, चूँकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक साथ कई विभागों की विज्ञप्ति निकाली जाती हैं। आपके जिस प्रकार के आपके नंबर आएंगे, मेरिट आएगी, उस हिसाब से आपकी पसंद के अनुसार आपको डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। थैंक यू। और आपने जो सवाल लोग जान नहीं पाते, उन सवालों तक आपने पूरी क्लैरिटी से सब जवाब दिए, है ना। बहुत अच्छा लगा सर, आपसे फिर मुलाकात होगी।